गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक। फिर हम स्टार्ट करते हैं। मई का करंट अफेयर्स चल रहा था हमारा। ओके सर। वेरी सॉरी, 2 दिन से मैं क्लास आपकी करंट अफेयर्स की नहीं ले पाया। एक्चुअली 1-2 दिन से काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, और कल से तो काफ़ी फीवर हो गया था, जिस वजह से आपका कल भी क्लास में नहीं ले पाया, और आज मॉर्निंग में भी कोई क्लास नहीं ले पाया। ठीक है। अभी तो तबीयत पहले से बेहतर है। अब मंडे से डेफिनेटली अपना रेगुलर चलेगा। बस बीच में मैं एक दिन का गैप लूँगा, 1 या 2 दिन का, क्योंकि उस दिन एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना है। ठीक है। तो जिस दिन ट्रैवल करूँगा उस दिन ऑफ रखेंगे। बाकी तो अपनी क्लास कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ठीक है। तो आप लोग बताइए, अभी पिछला पोर्शन रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो, क्लास अगर नहीं भी हुआ करिए तो नहीं भी हुआ करे तो कोशिश करा करिए जो आपने पहले क्वेश्चंस कर लिए हैं उसको रिवाइज करें। हाँ गामी जी, ठीक है। बस यूजुअल जो फीवर होता है वही हो गया था, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे आपके साथ करनी है। एक तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं जुम्गे सोरा जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। कल काफ़ी स्टूडेंट्स का एसीएफ का एग्जाम है। ठीक है। तो आप लोग आराम से पेपर दीजिए, जब पेपर आ जाएगा तो हम उसका डिस्कशन वगैरह भी करवाएंगे। ठीक है। चलिए, तो जीके प्लस इंग्लिश का ये कोर्स है जो असिस्टेंट इंजीनियर या टीजीटी पीजीटी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जीके वाला पोर्शन प्लस इंग्लिश वाला पोर्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इस कोर्स में। 4500 में कंप्लीट जीके प्लस इंग्लिश है। अगर आपको इंडिविजुअल भी लेना है तो 2400 ईच का पड़ेगा। ठीक है। 2400 जीके, 2400 इंग्लिश, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है। और अगर जैसे आपका जैसे अभी टीजीटी सॉरी पीजीटी वालों के लिए जो रिक्रूटमेंट टेस्ट आया है कंसर्न सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है। तो आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका हिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बायो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा है। टोटल अब आपके ये पहले 6 थे, 6 की जगह 8 टेस्ट करती हैं। ठीक है। 8 में से आपके जो 6 होंगे वो सेक्शनल टेस्ट होंगे, और जो 2 होंगे आपके वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है। सबका वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा। 500 प्राइस है, बट मैथ्स के लिए 1000 प्राइस है। ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है इन सब्जेक्ट्स के। अगर आप चाहें तो कंप्लीट कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग पहले पिछला रिवाइज करेंगे, देखें आपको पिछले कितने क्वेश्चंस याद हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ ऑफिशियल करेंसी? बताइए सर। Which country has become the second country in the world to adopt Bitcoin as the official currency? टेस्ट आपका कल से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप अब दे नहीं सकते। टेस्ट ऑनलाइन है। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप जब चाहें उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। टेस्ट एक बार एक्टिव हो गया तो आप जब चाहें अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट नहीं है कि आपको एक दिन दे दिया उसी दिन गए तो गए, नहीं तो टेस्ट बेकार आपका। ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन टेस्ट में ही फायदा है, आप जहाँ चाहें जब चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हम सब की तरफ से जुम्गे सोरा जी और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स एसीएफ का कल एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए सर, तो हाँ, करेक्ट आंसर इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है। सेकंड कंट्री बन गया। पहली कंट्री कौन है? एल सल्वाडोर। सेकंड कंट्री आपका बन गया कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था वो किस यूटी के लिए सेटअप किया गया था? हाँ जी,
उली जी बिल्कुल, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 500 का प्राइस है बस। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है, तो वो किस स्टेट या यूटी में किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 38, recently IMD has predicted the formation of which cyclone in the Bay of Bengal? सरोजा, सिम्पाका, असनी, गुलाब। वालेकुम सलाम विजिंग, कैसे हैं आप? Recently IMD has predicted the formation of which cyclone in the Bay of Bengal? सरोजा, सिम्पाका, असनी या गुलाब, बताइए सर। हाँ जी बिल्कुल, करेक्ट आंसर है आसनी साइक्लोन। ये क्वेश्चन नंबर 46 आई थिंक डिस्कस कर लिया था ना हमने। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। अभी किसी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पे 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है, कहाँ पर मिली है? धोलावीरा नहीं, धोलावीरा नहीं है। और बताइए। डी, राखीगढ़ी। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी। अच्छा, राखीगढ़ी के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट कौन सी सर? राखीगढ़ी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑल राइट सर, तो आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चंस टिल लास्ट क्लास हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 50 ये पीएम वानी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये रेलटेल कंपनी चला रही है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। दामलो जी अभी क्या है ना, ये हम लोग मंथली करंट अफेयर्स चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका, या तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आगे जो मंथली करंट अफेयर्स होंगे, तो जैसे अभी कौन सा ये मई का चल रहा है, ठीक है, तो जब जुलाई का करंट अफेयर आएगा, जून जुलाई का करंट अफेयर आएगा, तो उसमें मैं इसे कवर करा दूंगा। पहले भी कई बार मैंने PSLV, SLV इन सब के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सब उसमें कवर करा दूंगा। अभी उसमें अगर चले आएंगे तो ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर किसी का अपना टाइम होता है। 2 दिन से बीमार हो गया, तो ओ माय गॉड मिजिंग जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल फाइन हूँ मैं। आप बीमार मत होइए, आप बीमार होंगे तो कैसा काम चलेगा। ठीक है, नहीं कल तो संडे, कल ऑफ रहेगा। संडे तो देखो मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर कोई बर्डन नहीं है तो संडे ऑफ ही रखते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपको एक टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने का। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 51, द यूनियन होम मिनिस्टर recently inaugurated the first edition of which state government's newspaper? अभी एक किसी स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, अपना खुद का न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ है, और उसे केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है। तो अभी किस स्टेट में ऐसा हुआ है? तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है, ये आपके सर नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है, ये आपसे बनना चाहिए। थॉमस मुनरो कह रहे हैं सर त्रिपुरा। ओके, बाकी लोग? थॉमस जी अब लगता है इंग्लैंड छोड़ के आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट वापस, अपने देश वापस आ जाइए। ठीक है, आंसर गलत हो रहा है आपसे। लो भाई, सभी से हो रहा है, सभी से हो रहा है। अरे ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ आसाम की। ठीक है, अमित शाह जी ने असोम वार्ता, असोम वार्ता आसाम लैंग्वेज में, आसाम गवर्नमेंट ने एक पेपर लॉन्च किया, क्या नाम है? असोम वार्ता। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है। आसाम के सीएम कौन है? मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा। नाम याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा।
4 लैंग्वेज में प्रिंट करेंगे, आसामीज, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। अच्छा ये बताइए आसाम में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, बताइए सर। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा आप भले टाइम लीजिए, बट इसे प्रॉपर आंसर करिए, आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए। हाँ जी सर, आसामीज तो है ही, आसामीज के अलावा बताइए। आसामीज के अलावा बताइए, ठीक है। आसामीज और इंग्लिश के अलावा देखें कितनों को पता है। देखो आसामीज तो है ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में। उसके अलावा एक्सटेंडेड जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें आपका बोडो भी आती है और बंगाली भी आती है, ठीक है। बोडो एंड बंगाली भी आती है, बोडो और बंगाली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। Recently, the AIM Prime Playbook was launched by which institution? The AIM Prime Playbook was launched by which institution? Ministry of Education, नीति आयोग, DST या PMO? हाँ जी सर। Recently, the AIM Prime Playbook was launched by which institution? Ministry of Education, नीति आयोग, DST, Department of Science and Technology या PMO? हम्म, तो इसमें BADC, मतलब ABCD सारे ही ऑप्शन लग रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है सर, सारे ही ऑप्शन टिक मार देंगे। ओके फाइन, तो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इज सर नीति आयोग, ठीक है। द एम प्राइम प्ले बुक वॉज लॉन्च टुडे एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो एम प्राइम बुक नीति आयोग ने लॉन्च की है, इसका पर्पस क्या है? देखो इसका पर्पस है, पहले तो फुल फॉर्म समझ लो प्राइम का। प्राइम का फुल फॉर्म समझ लोगे आपको खुद मतलब पता चल जाएगा। प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो पर्पस ये है कि अर्ली स्टेज पर, ठीक है, अर्ली स्टेज मतलब जैसे आपके जैसे बच्चे हैं, हम लोग 10th में जाके या 12th में जाके या बीटेक में जाके साइंस को लेके थोड़ा सा सिंसियर होते हैं, कई तो उसके बाद भी नहीं होते हैं। तो अर्ली स्टेज पे साइंस के बेस
डीप टेक्नोलॉजीज आइडियाज हमें बच्चों को सिखाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, गाइडेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के लिए एक प्ले बुक लॉन्च की गई है, प्राइम प्ले बुक, अ गाइड फॉर साइंस बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंड वेंचर्स, ठीक है। अर्ली स्टेज साइंस बेस्ड अगर आइडियाज आप मार्केट में लेके आएंगे तो उससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी फायदा होगा, नए नए वेंचर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पर्पस देखो यही है कि आप टेक्नोलॉजी में क्या करो, बच्चों को या सोसाइटी में यंगस्टर को साइंस सिखाओ, साइंस से वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, ठीक है। उससे वो क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो वो कंट्री के लिए जीडीपी में भी फायदा देंगे, प्लस एक जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की उसको भी दूर करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी लॉन्च हो ज्यादातर तुक्का, अगर नीति आयोग हो तो नीति आयोग ही लगा देना, ज्यादातर टाइम नीति आयोग ही करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब काम कौन करता है, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, वेयर इन इंडिया द फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल ओपन, अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर, दिल्ली, बताइए। वेयर इन इंडिया द फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल ओपन, द फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ ओपन होने जा रहा है। हाँ जी सर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कहाँ पर, वेल ऐसा पता नहीं, एकदम से इंट्यूशन आने लगती कि खादी तो मतलब अहमदाबाद, एकदम से इंट्यूशन आने लगती, भैया बहुत गलत इंट्यूशन है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। तो जो खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो आपका कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, वो होने जा रहा है सर आपका दिल्ली में। तो एमएसएमई ने क्रिएट करा है सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन एंड डिजाइन फॉर द केवीआईसी विद द गोल ऑफ एम्पावरिंग खादी इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। देखो खादी इंस्टीट्यूशंस का काम क्या रहेगा, काम ये रहेगा कि खादी को एक वर्ल्ड वाइड क्लासिक एंड वैल्यू ड्रिवन ब्रांड बनाया जाए। देखो खादी को प्रमोशन दिया था गांधी जी ने, ठीक है, तो खादी को लेकर प्रमोशन दिया था गांधी जी ने, इसीलिए हमारे पास जो डीपीएसपीज हैं उसमें प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज भी लिखा गया, ठीक है। तो ये सब आइडिया किसके थे, गांधी जी के थे, क्योंकि गांधी जी को पता था विलेजेस को अगर आपको आगे बढ़ाना, रूरल पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है तो इसी तरह के आपको आइडियाज को लाना पड़ेगा। तो खादी को प्रमोशन गांधी जी ने कहा था, इसीलिए विलेज वेस्ड कॉटन इंडस्ट्रीज हमारे डीपीएसपी में मेंशन्ड है। तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, जो विलेज बेस्ड कॉटन कॉटेज इंडस्ट्री ओपन करने की बात है वो किस डीपीएसपी में मेंशन्ड है। तो जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उसे प्रमोट करने के लिए डीपीएसपी में लिखा गया है, तो वो कौन सा आर्टिकल है। तो इसी कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए ये केवीआईसी काम कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है। हाँ जी सर बताइए, क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 40, पक्का आर्टिकल 40 करता है, और लोगों को क्या लगता है, आर्टिकल 40 के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे, आर्टिकल 40 कंफर्म कर लीजिए।
एक्चुअल में जो आर्टिकल 40 है वो आपका, नहीं नहीं, आर्टिकल 40 तो नहीं होगा। आर्टिकल 40 आपका सिंपली विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। और जो आर्टिकल 38 है वो सिंपल वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, ठीक है। तो इसको आप एक मिनट, बस एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो कहाँ पर थे हम? हम्म, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये 40 नहीं था, 44 नहीं था, ये आर्टिकल 43 होगा, ठीक है। 43 में कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोशन की बात करी गई, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा है आर्टिकल, आर्टिकल 43, ठीक है। हाँ, तो अपन यहाँ पर थे। तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन विद द गोल ऑफ एम्पावरिंग खादी इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। तो खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके लिए बनाए जाएंगे ताकि खादी को वर्ल्ड वाइड ब्रांडिंग मिल सके, ठीक है। हिंदी क्या, जम्पू जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, हिंदी? तो जो आपका एनआईएफटी है, तो ये कौन डेवलप कर रहा है? एनआईएफटी, तो उसने खादी सेंटर फॉर एक्सीलेंस आपका डेवलप करा है। देखो जैसे आईआईटी होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी तरह से फैशन ब्रांडिंग के लिए, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए जो इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वो कौन से, नेशनल, वो है निफ्ट, एनआईएफटी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 पंचायत है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54। Which Indian architect has been awarded the Royal Gold Medal 2022? बताइए सर, which Indian architect has been awarded the Royal Gold Medal 2022? चार्ल्स कोरिया, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, बृंदा सोम्या या बालकृष्ण दोषी? बाकी लोग भी कमेंट करिए इस पे। हाँ जी सर, बाकी लोग भी बताइए क्या होगा आंसर। देखिए अगर आप मौजूद हैं, ठीक है, अगर आप लाइव क्लास में, तो आपको इंगेज करके रखना है, ठीक है। इंगेज करना है, क्वेश्चंस के आंसर जरूर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर अगर आप देंगे तो इसका मतलब आप फिर सीख भी रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप आज क्लास करेंगे फिर एकदम से सब दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम वाले दिन हम सारा करेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए प्रोसेस यही है, आप क्लास में रहिए, इंगेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो अपनी मर्जी से सोचने की कोशिश करिए। अरे यहाँ तो आराम से आप तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। कई स्टूडेंट है तुक्का लगा के बताते हैं, आप भी लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन को आपने टच कर लिया, कि मान लो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कोई तुक्का भी लगा दिया, मान लो आपने ऑप्शन सी लगाया बट करेक्ट आंसर डी है, तो आपके मन के अंदर एक ये फिट हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाओगे। भले ही फिर आपने क्वेश्चन को नहीं भी रिवाइज किया ना, नहीं भी रिवाइज किया, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख गया तो आपको टिक कर जाएगा कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन था जहां पे मैंने गलती करी थी, ठीक है। तो जब आप गलती करते हो तो वो चीज आपको क्या रह जाता है, याद रह जाता है। और करेक्ट कर देते हो तो भी याद रह जाएगा, खुशी के मारे कि वाओ मेरा तुक्का सही हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? तो इंगेज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बालकृष्ण दोषी। तो उनको कौन सा अवार्ड मिला है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। जैसे नोबेल प्राइज होता है जो सबसे टॉप प्राइज माना जाता है, इसी तरह से जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके लिए सबसे टॉप क्लास जो अवार्ड होता है वो होता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट का रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है। इसको क्वीन एलिजाबेथ अप्रूव करती हैं और उन लोगों को दिया जाता है जो आर्किटेक्चर के काम में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर के फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। कौन देता है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, ठीक है। तो ये किसको दिया गया? बालकृष्ण विठल दास दोषी 94, उनको दिया गया।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील चंद्र, अजय सिन्हा, राजीव कुमार, कृष्ण प्रसाद। तीन चार नाम है आपके, सुनील चंद्र, अजय सिन्हा, राजीव कुमार, कृष्ण प्रसाद। ये चार लोगों को क्या है अपॉइंट किए गए एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बताइए सर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्टर एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, और आपकी जो टेस्ट सीरीज थी फॉरेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन रख रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। जैसे एसआई में पूछ लिया था इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड उनके क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी जब एसआई का एग्जाम हुआ था आपका, एसआई में जो उनका स्क्रीनिंग एग्जाम था, ठीक है, मीन्स वाला नहीं, स्क्रीनिंग वाला, उसमें उन्होंने पूछा था इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताओ। इस बार उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ लिया। करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार। हाल ही फिलहाल में कुछ महीने पहले ही वो बदले हैं, ठीक है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। अब मैंने क्या करा, इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए अरेंज कर दी, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लो, आपके काम आएगी। ठीक है, तो अगर ईसीआई की अगर हम बात करें तो सब पहले अगर हम बात करें, ठीक है, शुरुआत में एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, बट बाद में 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1989 में इनको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, मतलब मोर देन वन, तीन लोग बढ़ा दिए गए। ऐसा क्यों करा गया था? क्योंकि आपका जो 61st अमेंडमेंट हुआ था उसमें राजीव गांधी ने जो एज थी आपकी पहले 21 ईयर्स ऑफ, जो वोटिंग की एज थी वो 21 ईयर्स होती थी कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए वोटिंग के लिए। बट बाद में इस अमेंडमेंट से 61st अमेंडमेंट से जो वोटिंग एज है वो घटा के कितनी कर दी गई? 18 ईयर्स कर दी गई। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट से वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, तो वो था आपका 61st। तो ये इसी साल में किया गया था। तो अब चूंकि आपने वोटिंग एज घटा दी तो नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, तो ऑब्वियसली बात है 3 साल अगर आपने एज घटाई है तो नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स तो आप सोच सकते हो कितने बढ़ गए होंगे, करोड़ों में बढ़ गए। तो इतने नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स बढ़ गए तो ऑब्वियसली बात है इलेक्शन कमिश्नर का काम भी बढ़ गया। तो इलेक्शन कमिश्नर का जब काम बढ़ गया तो इसीलिए पहले एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, फिर हमने कितने कर दिए? 3 कर दिए, ठीक है। और उसमें आपका जो सबसे चीफ था उनको हम कहने लगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑलमोस्ट पावर्स उनके पास सेम होती है, बाकी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें और इनमें ऑलमोस्ट पावर्स सेम ही होती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहा जाता है। कोई बहुत वेरिएशन नहीं होता इनकी पावर्स में, ठीक है। जैसे वोटिंग राइट वगैरह होती है तो इनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। जैसे अगर 3 कमिश्नर हैं तो 3 में से 2 को एग्री करना पड़ेगा किसी भी मैटर के रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। अभी हम अगर बात करें तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और हर स्टेट में जैसे एक तो नेशनल लेवल पे आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, इसी तरह हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। तो हर स्टेट में कौन किससे कोऑर्डिनेट करते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह से नेशनल लेवल पे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो पूरे देश के इलेक्शंस को संभालते हैं, स्टेट लेवल पे वो कौन से ऑफिसर होते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ, ठीक है, आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी सर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अगर पूछे ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अपॉइंट कौन करता है? जितने भी आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। टेन्योर फिक्स होता है 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर बने इन द एज ऑफ मान लो 54 ईयर्स की एज में बने तो वो 6 साल तक रहेंगे, ठीक है, 60 ईयर्स तक। लेकिन मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर बने इन द एज ऑफ 62 ईयर्स, अगर 62 ईयर्स की एज में बने तो वैसे तो उनके पास 6 साल का टेन्योर है, बट 65 जैसे 3 साल गुजरेंगे तो वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे, तब उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो या तो मैक्सिमम आप 65 ईयर्स तक बन सकते हैं और टेन्योर आपका मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? 6 ईयर्स। इनमें से जो भी जल्दी होगा उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे, ठीक है।
तो जैसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और स्टेटस होता है, वही सैलरी और स्टेटस किसका होता है, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ईसी इज इक्वल टू एससी। तो जो स्टेटस इलेक्शन कमिश्नर का होता है वही स्टेटस आपका सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, और जो स्टेटस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है वही स्टेटस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता है। यस और नो, इज दैट क्लियर और नो? इसीलिए जो आपको रिमूवल प्रोसेस है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का तरीका है, सेम तरीका इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का है। ठीक है, वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं अगर चाहें, और अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। तो इनको अपॉइंट कौन करता है सर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड अगर बात क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। अब मेरे को आप आर्टिकल बताओ, इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है? हाँ जी सर, इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है? बिल्कुल, इलेक्शन कमिश्नर के लिए आर्टिकल नंबर 324 है, जो कहता है देयर शैल बी इलेक्शन कमिश्नर। और पूरे इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, जो पूरा वर्किंग वगैरह बताते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का कंप्लीट अगर आपको वर्किंग वगैरह देखना है, ठीक है, उनके बारे में उनका जो प्रोफाइल है वो देखना है, तो आर्टिकल 325 से लेकर 329 तक मिलेगा। ठीक है, और इसी से जस्ट पहले यूपीएससी का एंड होता है। यूपीएससी के लिए आ जाता है 318 से 323। देखो इसी तरह से रिलेट करके चीजें याद होती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आपको याद है 324, तो इसी से जस्ट पहले यूपीएससी एंड होता है, तो 318 से 323 क्या हो गया, यूपीएससी एंड हो गया। इसी तरह से कनेक्ट करके आपको याद रखनी होती चीजें। अब ये नहीं कि सबको अलग अलग से रिवाइज कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, हेड वो फॉरेस्टर का हैंगओवर अभी उतरा है कि चल रहा है? मतलब जो गम थे अभी भूले कि सर अभी भी कंटिन्यू है? गम तो सर खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, मार्शल आए हैं क्लास में आज, मार्शल? कुछ लोगों का तो अभी ट्रिप चल रहा होगा, तब ट्रिप टू तवांग। वो फिर ट्रिप के बाद आके ही बात करेंगे। दामलू जी, सबटाइटल्स बंद करिए आप, सबटाइटल सुनने ही नहीं है। सबटाइटल्स तो हमारी तरफ से नहीं चलते, वो आप ही की तरफ से चलते हैं। ठीक है, उसको आप अपनी तरफ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सबटाइटल्स तो हमने ऑन नहीं किए हैं, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं जी, सबटाइटल्स तो ये फेसबुक अपनी तरफ से चलाता है, आप उसे बंद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, देखो माइंड में निकालना पड़ेगा। अब जैसे गामी ओरी जी ने कहा कि गम के लिए टाइम नहीं है, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। सर ये क्या होता है गम वम, ठीक है, ये सैडनेस क्या होता है, इसका सोचने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है आपका एटीट्यूड। बहुत सी चीजें आपका सिर्फ एटीट्यूड डिसाइड कर देता है, बहुत सी चीजें आपका एटीट्यूड डिसाइड कर देता है। आपकी डिजायर डिसाइड कर देती है आप किस हद तक चीजों को पाना चाहते हो, किस हद तक चीजों को गेन करना चाहते हो। ठीक है, तो अब जो भी आपके गिले शिकवे थे उनको सब खत्म करिए और आगे बढ़िए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो कंसीडर इट एज अ डाउन, और अब आगे बढ़ने की तैयारी करिए। ठीक है, पीछे जाने की नहीं। यूडीसी का तो दामदू जी अभी कुछ खबर नहीं मिला है, मिलेगा तो जैसी कोई खबर आएगा वो फेसबुक पे और जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट सर, क्वेश्चन नंबर 56।
Recently, the Supreme Court of India suspended all pending criminal trials and court proceedings under Section 124A of the Indian Penal Code. This section is better known as, देखो एक तो हमारे भारत में संविधान चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक किताब है जिसे कहते हैं इंडियन पीनल कोड। लॉर्ड मैकॉले ने ये किताब लिखी थी, उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस किताब में। ईगल लाइफ इज दैट योर फर्स्ट क्लास, क्योंकि पीडीएफ इसका हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है, पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया जाता है हर बार, जैसे ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो 8076535685, या फिर आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990784642 अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा। बाकी अगर हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर इसका पीडीएफ शेयर हो जाता है। एमटीएस लास्ट ऑप्शन, ऐसे नहीं सोचना है कि ये लास्ट है वो लास्ट है, अफोर्ड करते रहो आप, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलो जी, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसी तरह से एक बुक लिखी गई है इंडियन पीनल कोड, तो जितने भी क्राइम्स हैं उन सब के बारे में जिक्र आपका इस किताब में लिखा है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, आईपीसी जितने भी क्राइम्स हैं, ठीक है, कि किस क्राइम पे कितनी सजा मिलनी चाहिए, तो वो सब आईपीसी में लिखा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, इसमें आपको क्या मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 377 तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो वैसे तो इसका आंसर क्या है, सेडिशन लॉ, ठीक है। Recently, the Supreme Court of India suspended all pending criminal trials and court proceedings under Section 124A of the IPC. तो इस सेक्शन को हम लोग एज ए सेडिशन लॉ जानते थे, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सेडिशन लॉ, बट पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है कि जो इंडियन पीनल कोड था, ओ माय गॉड, वेट अ मिनट, आई जस्ट ब्रिंग द स्लाइड इन 1 मिनट, ठीक है। आप तब तक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, ये किताब कब लॉन्च हुई थी इंडिया में, हम कब से इसे यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर, इस बुक को हम कब से लॉन्च कर रहे हैं, जवाब दीजिए। 2005, इतना लेट से, मतलब गांधी जी को सेडिशन लॉ की सजा क्या, मतलब वो उन्होंने टाइम मशीन लगा के दी थी। थॉमस मुनरो जी वापस आ जाओ आप इंडिया, बहुत जरूरत है आपको हिंदुस्तान की, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लग रहा, आप बात कोई सुन ही नहीं सकते कि ये तो सर हम ब्रिटिशर्स नहीं करके गए सर, इंडिया वालों ने 2005 में लॉन्च कर दी थी, इसमें हमें मत बदनाम करो आप। ऑल राइट सर, करेक्ट आंसर इज 1860, ठीक है। ये किताब आपकी कब आई है, ये इंडियन पीनल कोड लॉन्च हुआ था 1860 में, ठीक है। चलो सर, एक अब देख लेते हैं सेक्शन 124A जो है इंडियन पीनल कोड का, ये क्या कहता है। देखो पहली बात तो जब ये बुक आई थी आईपीसी, तब ये ओरिजिनली इस किताब में नहीं था, जो कैपिटल ए लिखा होता है इसका मतलब ही ये है कि ये बाद में किसी अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है। तो सेडिशन का मतलब क्या होता है, सेडिशन का मतलब एक ऐसा ऑफेंस, ऐसा क्राइम जो आप या तो अपने शब्दों से, या तो बोलकर या लिखकर, ठीक है, या फिर कोई ऐसा साइन यूज करते हैं, या फिर कोई आप ऐसी कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, या कोई भी और तरीका जिससे आप नफरत फैलाते हैं, ठीक है, कंटेम्प्ट की भावना फैलाते हैं, यानी मतलब लॉ को फॉलो ना करना, ठीक है, या फिर आप लोगों को भड़काते हैं, एक्साइट करते हैं, या फिर आप कोशिश करते हैं लोगों को एक्साइट करने की अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कानून के जरिए गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होती है। जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के रिजल्ट में कोई गवर्नमेंट जीत गई, ठीक है, मान लो पार्टी एक्स जीत गई, तो अब पार्टी एक्स जो है वो प्रॉपर इलेक्शन लड़ी, फिर वो सरकार उसने बनाई,
तो वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, उन्होंने कोई तानाशाही नहीं करी, उन्होंने कानून का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करा और गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ डिसअफेक्शन फैलाते हैं, कुछ हेटेड फैलाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सेडिशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका सेडिशन। तो इससे फायदा क्या होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको प्रोटेक्ट करा जाता है, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर इसमें आपकी सजा बहुत भयंकर है, मतलब कुछ साल तो आपको बिल्कुल जेल में डाल देंगे। तो सेक्शन 124A आया कहां से, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये 17वीं सेंचुरी यानी 1600s में ही डेवलप्ड हो गए थे। फिर बाद में पहले तो जब थॉमस मैकॉले ने 1837 में ओरिजिनल ड्राफ्ट किया था ना, तभी उसको डालने की बात की गई थी, बट बाद में इसको हटा दिया गया था। जब 1860 में जब इंडियन पीनल कोड बना तो इसे नहीं रखा गया था। बाद में 1870 में सेक्शन 124A इंसर्ट किया गया था बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय सर जेम्स स्टीफन। ठीक है, तब उन्हें जरूरत पड़ी थी, क्योंकि 1860 से 70s आते आते इंडिया में क्या होने लगा था, अगेंस्ट द गवर्नमेंट फीलिंग्स बढ़ गई थी। ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसको लेके यही प्रोटेस्ट रहता है, यही विवाद रहता है कि ये तो सर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए उन्होंने ये बनाया था, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे, इसलिए ये लॉ बनाया था। तो एज ए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इसे सस्टेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में आप देखोगे तो कई बड़े बड़े लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, ऐसे कई बड़े बड़े लीडर्स को अंडर द सेडिशन एक्ट सेक्शन 124A के तहत फांसी मतलब सजा सुनाई गई। ठीक है, तो पर्पस यही था कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बोलेगा, तो उसे कहां डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब ये किस पे अटैक कर रहे हैं, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मजे की बात यह है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में जाएंगे और उस पार्ट 1 के पार्ट ए में आप जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो 19 का पार्ट 2 है सब क्लॉज 2, उसमें एक्सेप्शन भी लिखे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां कहां पर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो आप आज पढ़िएगा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पढ़िएगा, सब क्लॉज 2 पढ़िएगा, वहां पर एक्सेप्शंस लिखे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां कहां पर वैलिड नहीं होगी। तो आपको लिखा मिलेगा कि जो भी एंटी नेशनल अगर वर्क करोगे, ठीक है, डिफरेंस समझना, सेडिशन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए नहीं है, एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, वो नेशन को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखे हैं कि अगर आप ऐसा कोई काम करोगे जिससे नेशन की सिक्योरिटी को खतरा है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है। तो जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में रोका जा सकता है जो आपका सब क्लॉज 2 में मेंशन है। ठीक है, जो सब क्लॉज 2 में एक्सेप्शंस मेंशन्ड है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में रोका जा सकता है। ठीक है, और आपका जो सेडिशन यूज हो रहा है वो कहीं भी यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 124A के तहत आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रोका जा रहा है वो कहीं भी इन एक्सेप्शंस में मेंशन्ड ही नहीं है। ये सबसे मजेदार बात है, बट फिर भी कोर्ट्स इसको कंटिन्यू करती आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी लगता रहा कि ये सेडिशन एक्ट होना जरूरी है ताकि एंटी नेशनल फोर्सेस किसी भी तरह से फायदा ना उठा पाए। ठीक है, इस वजह से हम इसको कंटिन्यू करते आए हैं, बट अब जुडिशरी को लगता है कि नहीं, ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए या इसमें चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि ये एज इट इज जब ब्रिटिशर्स बना के गए थे वो चलता आ रहा है। अब ब्रिटिशर्स तो अपने हिसाब से बना के गए थे, अब तब से सोचो 1870 से लेकर आज कितना 2022 चल रहा है, 52 ईयर्स हो चुके हैं, इस लॉ में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो कोर्ट्स ने सरकार से यही कहा है कि या तो आप इसे रिपील करो या इसमें कुछ चेंजेस करो, और जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक अंडर सेक्शन 124A इंडिया में जितने भी केसेस चल रहे हैं हम उनको सस्पेंड करते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई पर्सन जो इस कानून के तहत
किसी जेल में बंद है तो उसको तुरंत रिहा करो, ठीक है। तो इस कानून को हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं टिल देन, जब तक आप इस पे कोई नतीजा नहीं निकालते हैं, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, कोर्ट कानून तो नहीं बना सकती ना। दैट्स वाई सेडिशन एक्ट अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी सेक्शन 124A से रिलेटेड। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी होंगी। कोई डाउट है? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, ये क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, तो जितना भी आपके लिए जरूरी था, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट समझा, उसको समझा दिया आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। थैंक यू जी, थैंक यू साजन जी, थैंक यू पोलो जी, थैंक यू दामलो जी, थैंक यू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर रिसीव विच चीफ मिनिस्टर रिसीव द बांग्ला एकेडमी अवार्ड फॉर रिलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट। मतलब सिंपल सा सवाल है, बांग्ला एकेडमी अवार्ड अभी किसी चीफ मिनिस्टर को मिला है, तो किसको मिला है बताइए सर। हाँ जी सर, बांग्ला एकेडमी अवार्ड किस चीफ मिनिस्टर को मिला है, ये क्वेश्चन। हाँ जी सर, विच चीफ मिनिस्टर रिसीव द बांग्ला एकेडमी अवार्ड फॉर रिलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट। वेल, करेक्ट आंसर इज ममता बनर्जी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अवार्ड मिला, बांग्ला एकेडमी अवार्ड, उनके रेलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट के लिए। तो ये अवार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, साहित्य अकेडमी ने अवार्ड किया गया था, ठीक है। उनकी किताब है कविता बितन, ठीक है। कविता बितन उनकी किताब है जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। और कविता बितन में उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के बेस्ट राइटर्स है उनको ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। चलिए जी, तो इतना जानना काफी था। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो वेस्ट बंगाल की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो वो याद रख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम रत्या बासु है ना। चीफ मिनिस्टर तो सभी जानते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्विन आइडेंटिकल सैटेलाइट टू बी बिल्ट बाय इसरो फॉर स्टडिंग अपर एटमॉस्फेयर? गति, दिशा, आकाश, किरण। What is the name of the twins identical satellite to be built by ISRO for studying upper atmosphere? गति, दिशा, आकाश या किरण। What is the name of the twin identical satellite to be built by ISRO for studying upper atmosphere? हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। गति नहीं है, करेक्ट आंसर इज दिशा, ठीक है।
मतलब एक पेयर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे जिससे हम अपर एटमॉस्फेयर, जैसे हमारे ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, लेयर्स में अगर हम अर्थ की बात करें, ये मान लो अर्थ है, ये हमारा लैंड है, ये पेड़ लगा दिया, तो सबसे पहली लेयर कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी है, मीजोस्फेयर, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर्स है वो अपर एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है, जैसे थर्मोस्फेयर हो गया। तो इन सबको स्टडी करना है, इस वाली लेयर को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसकी स्टडी के लिए कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी बाई इसरो, कुछ आइडेंटिकल्स एक जैसी दिखने वाली ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। तो उनका नाम है सर दिशा, ठीक है। तो ये दिशा नाम से समझ जाना दिशा का मतलब क्या है, ठीक है, दिशा मीन्स सैटेलाइट। दिशा वैसे एक कानून भी था, दिशा वो तो पुरानी खबर हो गई, खैर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था दिशा एक्ट। उसमें उनका पर्पस था कि जो रेप्स होते हैं उसके लिए जल्दी से जल्दी क्रिमिनल्स को सजा मिले, ठीक है। तो उसकी सजा को फास्ट करने के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह ये सब प्रोविजन करके एक कानून बनाया था दिशा एक्ट। तो एक तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो दिशा एक्ट बनाया था वो काफी न्यूज में रहा है, बट अब वो चीज थोड़ा सा पुरानी हो गई है। अब करंट में दिशा का मतलब क्या है, सैटेलाइट, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं करना दोनों को, ठीक है। गति शक्ति अलग चीज है, वो पीएम गति शक्ति प्लान है, उसके तहत अभी जो बजट में लॉन्च हुआ था ना गति शक्ति प्लान, तो उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। वो गति शक्ति प्लान था, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बहुत तेजी से बढ़ाना है, मतलब हाईवेज बनाने, हमें रेलवेज को डेवलप करना, हमें रेलवे ट्रैक्स बनाने, हमें पोर्ट्स को कनेक्ट करना है, पोर्ट्स को डेवलप करना है। तो मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट सिस्टम है वो कवर होगा आपका गति शक्ति प्लान के तहत, ठीक है सर। वो गति शक्ति अलग चीज थी। चलिए जी, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। As per data from the National Horticulture Board, which is the largest mushroom producing state in India for 2021 से 22, दामलू जी गति शक्ति क्लियर है कि नहीं है, बताइए सर। एज पर डेटा फ्रॉम द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच इज द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉर 2021 से 22, उड़ीसा, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। एज पर डेटा फ्रॉम द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड which is the largest mushroom producing state in India for 2021 से 22। तो सिंपल सी बात है, मशरूम प्रोडक्शन में कौन आगे निकल गया उससे रिलेटेड सवाल है। वेल इस बार आगे निकल गया अपना बिहार, है ना, मशरूम के मामले में कौन आगे निकल गया, बिहार आगे निकल गया। किसकी रिपोर्ट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बता सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है अभी कंट्री के, बताइए सर, ऐसे सवाल पूछने मजा आती है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है अभी, हाँ जी, बनना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, नरेंद्र, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। अब अगला सवाल आता है सर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता क्या है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब ऐसे कल्चर्ड प्लांट्स, मतलब जिनको एक्सक्लूसिवली किसी पर्पस के लिए बनाया जाए, जो या तो हम खाने में यूज कर लें, ठीक है, या फिर मेडिसिनल पर्पस में यूज कर लें, या फिर एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन मतलब साजो सजावट के लिए यूज करें, ठीक है, डेकोरेशन के लिए यूज करें। तो जैसे आपकी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, कई फ्लावर्स हो गए, हर्ब्स हो गए,
कुछ ऑर्नामेंटल या फिर एग्जॉटिक प्लांट्स, मतलब जिनको हम किस लिए डेवलप करते हैं, सजाने के लिए, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। तो इस तरह के जो आपके प्लांट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये सब किस में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, हॉर्टस, लैटिन वर्ड्स हैं दोनों, लैटिन वर्ड्स जो आपकी सेंट्रल अमेरिका की बोली है, कौन कौन से, हॉर्टस और कल्चरा। कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, हॉर्टस मतलब गार्डन, ठीक है, मतलब गार्डन में जो होने वाली कल्टीवेशन है वो हॉर्टस कल्टीवेशन, ठीक है। तो फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, एल एच बेली को कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस अरुणाचल में बहुत है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखो। एल एच बेली इज द फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर। और फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर एम एच मारीगोडा, एम एच मारीगोडा। तो अब देखो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि एक दिन मैंने पढ़ाया था हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन में कि फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है। फिर कई लोग उस दिन वो करेंगे, क्या कहते हैं, पछतावा फील करेंगे, लेमेंट करेंगे, रिपेंट करेंगे कि काश उस दिन का मैंने याद कर लिया होता, समझ लिया होता, तो मुझे आज पता होता कि फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर एम एच मारीगोडा जी हैं, ठीक है। मारीगोडा जी को याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बेली याद रख लेना, जो बेली वाटर, जो देखो वाटर के एक ब्रांड भी है, पानी आता है ना बेली कंपनी का, जैसे आपका है बिस्लेरी, उसी तरह से। तो ये सब याद होना चाहिए, इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, ताकि सिर्फ आप न्यूज ना पढ़ो, उससे रिलेटेड चीजें भी आप सीखते रहो, ठीक है। अब भले ही आप डायरेक्ट कभी किसी स्टैटिक पोर्शन में ये चीज ना देखते, लेकिन करंट अफेयर्स में आया तो मैंने पढ़ा दिया। मैरी गोल्ड करके याद रख लो, कैसे भी रख लो, याद रख लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी whose first image was revealed recently? बताइए सर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक होल at the center of the Milky Way galaxy whose first image was revealed recently? बताइए सर। ब्लैक होल का नाम पूछ रहा, अरे बाबा सर ये क्या पूछ रहे हैं, हमें तो सब ब्लैक होल क्लियर नहीं है बाप, ये इसके नाम पूछ रहा है। ब्लैक होल कुछ नहीं, जब एक स्टार, एक बहुत हाई मास का स्टार होता है, जब वो कोलैप्स करने को होता है, जब उसका एंड होता है, डेथ पीरियड होता है, तब वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। पढ़ा था सर, भूल गए, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो। ब्लैक होल किसे कहते हैं, ब्लैक होल अभी जो नाम पूछ रहा है वो है सैगिटेरियस ए, ठीक है। पूछा क्या है, एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जैसे हमारी गैलेक्सी है, देखो अभी जो APPCS की तैयारी कर रहे हैं उनका मैंने फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उनको मैंने पढ़ाया था अभी कुछ ही दिन पहले ही पढ़ाया था, 2 दिन पहले, यूनिवर्स में। ये इस तरह से ये हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी हमारी स्पाइरल शेप की है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है, गैलेक्सी। ये कैसी शेप की है, हमारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप की है। और हम जो रिलाई करते हैं, यहाँ कहीं हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो हमारी जो आर्म है ये क्या है, ये सब इस गैलेक्सी की आर्म्स है। तो ये जो हमारी आर्म है, हमारी आर्म का नाम क्या है, ओरायन। ओरायन हमारी आर्म का नाम है, ठीक है। तो ये हमारी गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम है। तो हमारे सोलर सिस्टम से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर, यहाँ मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक ब्लैक होल ढूंढा गया है। उसकी पिक ढूंढा क्या गया है, उसकी पिक्चर निकाली गई है, ठीक है। तो इसकी पिक्चर निकाली गई है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम से कितना दूर है, 26,000 लाइट ईयर दूर है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और ये हमारा सोलर सिस्टम है जो इसके सेंटर से, जहां पर ब्लैक होल है उससे 26,000 लाइट ईयर दूर है। और ब्लैक होल का नाम क्या है, सैगिटेरियस ए, ठीक है। नाम याद रहेगा, सैगिटेरियस ए। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। चलिए सर, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर देखिए करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगता हो, इससे आपको लगता हो कुछ आपको फायदा हो रहा है, यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर, ठीक है। इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बाकी अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए अगर आपको लगता है इससे आपको फायदा होता है, ठीक है सर। और कोई भी चेंजेस हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाकी फिर चलिए, फिर मिलते हैं
अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। आई डू उपांग जी। बाकी फिर अगेन अगर जिसका भी ACF का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, गुड बाय।